हेलो फ्रेंड, डेली न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे सेबी के बारे में। सेबी यानी क्या है? दोस्तों, किसी भी बाजार या बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है। जैसे भारत में बैंकों को मॉनिटर करने के लिए आरबीआई, उसी तरह शेयर बाजार को मॉनिटर करने के लिए सेबी अस्तित्व में आया। सेबी के आने से पहले मार्केट में धोखाधड़ी या स्कैम बहुत सामान्य बात थी। आपको हर्षद मेहता का स्कैम याद ही है, जैसे कैसे हर्षद मेहता ने इनसाइडर ट्रेडिंग और अन्य इलीगल प्रैक्टिस के जरिए स्कैम किया था। दोस्तों, शेयर बाजार में बढ़ते धोखाधड़ी और स्कैम के कारण ये एक ऐसी संस्था की सिफारिश की गई है जो ट्रेडर और निवेशकों की शिकायतों सुने और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति या कंपनी पर जुर्माना लगाने की प्रतिबंध करे। दोस्तों, इन सब कारणों के विश्लेषण करते हुए सरकार ने एक संस्था स्थापित करने का फैसला लिया है जो देश में प्रतिभूति बाजार सिक्योरिटी मार्केट के नियामक रेगुलेटर के रूप में काम करता है। दोस्तों, अंत में सेबी की स्थापना 31 जनवरी 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार वैधानिक निकाय के रूप में लागू हुई। दोस्तों, इसके साथ ही सेबी वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड आदि के मामलों को नियंत्रित करने लगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रोकर को ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सेबी के साथ रजिस्टर होना अनिवार्य है। दोस्तों, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक नियामक संस्था है जो सिक्योरिटी मार्केट में स्टॉक के ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करती है। दोस्तों, यह यूएस में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑपरेट के समान है। चार्टर के अनुसार सेबी के 3 मुख्य समूहों को जारी करता है, जैसे प्रतिभूति और सिक्योरिटीज, निवेशकों इन्वेस्टर, बाजार मध्यवर्ती मार्केट इंटरमीडिएट। यह संस्था तीनों समूहों को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे सेबी संगठनात्मक संरचना, सेबी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेबी बोर्ड में कुल 9 सदस्य शामिल है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त मंत्रालय से 2 सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक से 1 सदस्य। भारत सरकार द्वारा 5 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य पूर्णकालिक फुल टाइम सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों, अब देखेंगे सेबी का इतिहास। ये आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में स्थापित की गई थी। वर्ष 1952 में भारतीय संसद द्वारा सेबी एक्ट 1952 के पारित होने के साथ इसे वैधानिक शक्तियाँ दी गई थी। दोस्तों, सेबी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। इसके नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय है। दोस्तों, सेबी के अस्तित्व में आने के पहले कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू एक नियामक प्राधिकरण था। इसे कैपिटल इशूज एक्ट 1947 के तहत अधिकार दिया गया। शुरुआत में सेबी बिना किसी वैधानिक शक्ति के एक गैर वैधानिक निकाय था। दोस्तों, हालांकि 1995 में सेबी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1952 में संशोधन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी। दोस्तों, अप्रैल 1988 में सेबी का गठन भारत सरकार के प्रस्ताव के तहत भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। दोस्तों, अब देखेंगे सेबी एक्ट 1992। दोस्तों, भारत सरकार ने संसद में सेबी अधिनियम एक्ट 1992 पारित किया, जिससे सेबी को गैर संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों, सेबी एक्ट 1952 के अनुसार इसमें स्टॉक एक्सचेंज और अन्य प्रतिभूति बाजारों के रेगुलेशन को नियंत्रित करने की शक्ति है। दोस्तों, यह स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, रजिस्ट्रार, ट्रस्टी, बैंकर से एक इशू, पोर्टफोलियो मैनेजर और अन्य बिचौलियों के प्रदर्शन को नियंत्रित और ऑडिट भी करता है। दोस्तों, इसके अलावा ये निम्नलिखित को भी नियंत्रित करता है, जैसे म्यूचुअल फंड का पंजीकरण और विनियमन, स्वनियामक संगठन का प्रचार और नियमन, धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए, अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस के लिए, कंपनियों का अधिग्रहण और उनके शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण के लिए, निरीक्षण के कार्य के लिए, प्रतिभूति बाजार के स्टॉक एक्सचेंज, बिचौलियों और स्वनियामक संगठनों के ऑडिट का संचालन करना, कैपिटल इशू एक्ट 1947 और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम 1956 के प्रावधान में उल्लेखित सभी कार्यों को करना। दोस्तों, अब देखेंगे सेबी की शक्तियाँ एवं कार्य। दोस्तों, सेबी के पास शेयर बाजार को प्रतिबंधित करने के लिए कुछ शक्तियाँ एवं कार्य निर्धारित किए गए हैं। नीचे सेबी की शक्ति और कार्य के बारे में दोस्तों आपको बताएं। जैसे कि सेबी के कार्य देखेंगे। सेबी के कार्य को सेबी एक्ट 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना के बाद सूचीबद्ध किया गया। दोस्तों, इसकी प्रमुख भूमिका भारत के पूंजी शेयर बाजार में 3 पक्षों, सिक्योरिटीज, ट्रेडर और निवेशक मध्यस्थ की जरूरत को पूरा करना है। दोस्तों, सेबी के कार्य को व्यापक रूप से नीचे वर्णित 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे नंबर 1, सुरक्षात्मक कार्य। दोस्तों, सेबी के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित है जो निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण बनाने में मदद करते हैं, जैसे ट्रेडर और निवेशकों के हितों की रक्षा। दोस्तों, ट्रेडर और पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट का आधार होते हैं, इसलिए उनकी प्रमुख जिम्मेदारी अपने हितों की रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी निवेशक किसी भी ट्रेड धोखाधड़ी का शिकार न बने।
दोस्तों, इसके लिए ये समय समय पर कुछ सेमिनार और कार्यक्रमों का आयोजित करते हैं जो ट्रेडर और निवेशकों को दोनों को शिक्षित करने में मदद करता है और उनका अधिकारी के बारे में बताता है। दोस्तों, जैसे कि मूल्यों में हेराफेरी को सीमित करना। सेबी शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव रोकने के लिए लागू हुआ था। हालांकि ये उतार चढ़ाव वित्तीय बाजार का चलन है, लेकिन कभी कभी कुछ उतार चढ़ाव मूल्य में हेराफेरी पहले से ही कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट समूह द्वारा तय किए गए होते हैं। दोस्तों, इस तरह के उतार चढ़ाव के निवेशकों को खास तौर पर नए निवेशकों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, मूल्य में हेराफेरी की घटनाओं को रोकने के लिए सेबी एक प्रभावी भूमिका निभाता है। इससे रोकने के लिए सेबी ने एक सर्किट शुरू किया है। दोस्तों, दिन के क्लोजिंग के आंकड़ों के विश्लेषण पर सर्किट, जिसे थ्रेशोल्ड भी कहा जाता है, सेबी द्वारा परिभाषित किया गया है। दोस्तों, यदि सुरक्षा मूल्य सिक्योरिटी प्राइस सर्किट वैल्यू से नीचे चला जाता है तो सर्किट ब्रेकर की भूमिका सामने आती है और उस विशेष सिक्योरिटी का ट्रेड घंटों या पूरे दिन के लिए रुक जाता है। दोस्तों, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग पर नियंत्रण। दोस्तों, कंपनी के शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव पूर्व घोषणा, प्री अनाउंसमेंट या कंपनी के अंदर किसी भी नई खबरों से अत्यधिक प्रभावित होता है। दोस्तों, इस तरह की खबरें आने के बाद कंपनी के कुछ कर्मचारी कंपनी की सिक्योरिटी को पहले ही बेच देते हैं या खरीद लेते हैं। दोस्तों, इस तरह की ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग के उदाहरण लेख की समीक्षा करते आप इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इसे रोकने के लिए सेबी लिस्टेड कंपनी के ट्रस्ट और कर्मचारी कल्याण योजनाओं को ब्लॉक कर देता है, जो उन्हें सेकेंडरी मार्केट से अपनी खुद के शेयर खरीदने को रोकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार लिस्टेड कंपनियों को अपने कर्मचारियों के सामने लाभ योजना को बताना होता है, जिससे स्टॉक्स खरीद शामिल है, और उन्हें ईसोस और ईएसपीएस दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिबंध करना होता है। दोस्तों, वित्तीय मध्यवर्ती फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। दोस्तों, सेबी शेयर बाजार में मध्यवर्ती निकाय है, जिसकी जिम्मेदारी बाजार में सभी लेन देन को सुचारू और सुरक्षित रूप से पूरा करना है। दोस्तों, इस प्रकार ये पूंजी बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वित्तीय मध्यस्थ जैसे ब्रोकर, सब ब्रोकर आदि की हर गतिविधि की निगरानी करता है। दोस्तों, अब देखेंगे दूसरा कार्य है विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंट फंक्शन। दोस्तों, ये भारतीय वित्तीय बाजार में नवीनता और रचनात्मक कार्य लाता है। सेबी द्वारा कई विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे कि वित्तीय बाजार में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का लाया गया है। सिक्योरिटी का डीमैट फॉर्म में परिचय, वित्तीय मध्यस्थ के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, एक्सचेंज के माध्यम से आईपीओ की अनुमति देना। दोस्तों, आप देखेंगे तीसरा कार्य विनियामक कार्य, रेगुलेटरी फंक्शन। दोस्तों, इसमें कॉर्पोरेट और वित्तीय मध्यस्थों के सेबी उपनियमों का प्रवर्तन शामिल है। ये स्टॉक मार्केट को सुचारू और पारदर्शी कामकाज को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, कुछ नियामक कार्य और रेगुलेटरी फंक्शन इस प्रकार है। सेबी द्वारा कुछ परिभाषित दिशा निर्देश और आचार संहिता है जो वित्तीय मध्यस्थ और कॉर्पोरेट के लिए लागू है। सभी मध्यस्थ शेयर बाजार के एजेंट, ट्रस्टी आदि सेबी में पंजीकृत होते हैं। यह म्यूचुअल फंड और कामकाज और कंपनी के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। दोस्तों, आप देखेंगे सेबी की शक्तियाँ। दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पास निम्नलिखित 3 शक्तियाँ हैं। सबसे पहले देखेंगे अर्धन्यायिक, क्वासी जुडिशियल। दोस्तों, यदि सेबी में किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि आता है तो उसे सेबी पैकल के मामले में सुनवाई करने और निर्णय पारित करने का अधिकार है, जो पूंजी बाजार के लिए बेहतर प्रदर्शित, निष्पक्षता, जवाबदेही और विश्वसनीयता प्रदान करता है। दोस्तों, आप देखेंगे अर्धविधान, क्वासी लेजिस्लेटिव। दोस्तों, यह सेबी लॉर्डर के एक नियम के अनुसार निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियमों और विनियमों का मसौदा तैयार करने की शक्ति रखता है। दोस्तों, सेबी लॉर्डर इक्विटी बाजार सहित वित्तीय बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के सूचीबद्ध समझौतों के प्रावधान को मजबूत और सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित करता है। दोस्तों, इस प्रकार के विनियमों को धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार के कदाचार से बचने के लिए रखा जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे अर्ध कार्यकारी, क्वासी एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, इस अधिकार के तहत नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करने का पूर्ण अधिकार है। दोस्तों, इसके साथ ही यह संदिग्ध गतिविधि का सबूत इकट्ठा करने के लिए अकाउंट बुक और अन्य विवरणों की जांच करने का अधिकार रखता है। दोस्तों, अब देखेंगे सेबी का रोल क्या है। दोस्तों, पूंजी बाजार एक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा है जो लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के निवेश को निपटने के लिए धन जुटाने के लिए चलाया जाता है। दोस्तों, इसमें दो प्रकार के बाजार शामिल है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का संबंध अधिशेष क्षेत्र, सरप्लस सेक्टर की सरकार और कॉर्पोरेट के लिए और बैंकों और गैर बैंकों के वित्तीय मध्यस्थों के लिए फंड और लॉन्ग टर्म फ्लो के संबंधित है। अब देखेंगे सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का संबंध बकाया सिक्योरिटीज से है,
यह बकाया ऋण और इक्विटी उपकरणों की तरलता, लिक्विडिटी और विपणन मार्केटिंग क्षमता को सुविधाजनक बनाता है। दोस्तों, यह पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस निकाय की कुछ प्रमुख भूमिकाएं दोस्तों, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम है। जैसे कि पूंजी बाजार में सेबी के पास स्टॉक एक्सचेंज पर बेहतर नियंत्रण के लिए नए नियम लागू करना पूरा अधिकार है। जैसे डीलर और ब्रोकर को लाइसेंस प्रदान करना। संवैधानिक निकाय और उन डीलरों को ब्रोकर्स और लाइसेंस को दे सकता है जो पूंजी बाजार का हिस्सा है। जैसे पूंजी बाजार में धोखाधड़ी को रोकता है। यह धोखाधड़ी की घटना को रोकने की प्रमुख भूमिका निभाता है। यह उन ब्रोकर्स के ट्रेड पर प्रतिबंध लगा सकता है जो किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी या गतिविधि में शामिल है या शेयर बाजार में अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस में शामिल है। दोस्तों, आप देखेंगे विलय, अधिग्रहण और टेकओवर को नियंत्रण करना। यह देखता है कि स्टॉक एक्सचेंज की अन्य कंपनियों के साथ बड़ी फर्म का विलय विकास उद्देश्य है। यह पूंजी बाजार को नुकसान पहुंचाने के लिए परिदृश्य के आधार पर यह आवश्यक कार्रवाई करता है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे स्टॉक मार्केट के प्रदर्शन का ऑडिट करना। पूंजी बाजार के कामकाज से पारदर्शिता लाने के लिए सेबी विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज के प्रदर्शन का ऑडिट करता है। इसके बाद ICAI के साथ संबंध बनाना। कंपनी अकाउंट के बेहतर ऑडिटिंग के लिए ये ICAI के साथ अच्छे संबंध बनाने के अधिकार देता है, जो अथॉरिटी कंपनी के नए ऑडिटर बनाता है। दोस्तों, यह वित्तीय ट्रेड के वास्तविक परिदृश्य की पहचान करने में मदद करता है और इस प्रकार निवेश के संबंध में निर्णय लेने के निवेशकों की मदद करता है। दोस्तों, आप देखेंगे वोलेटिलिटी इंडेक्स पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को लाना। दोस्तों, निवेशकों के जोखिम को कम करने के लिए सेबी स्टॉक एक्सचेंज में वोलेटिलिटी इंडेक्स पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पेश करता है। दोस्तों, आप देखेंगे सेबी के चेयरमैन कौन है। वर्तमान में सेबी के चेयरमैन श्री अजय त्यागी है। सेबी के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, हालांकि इनका कार्यकाल 1 मार्च 2020 को पूरा हो गया था, लेकिन सरकार ने इसके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल सेबी के चेयरमैन 5 वर्ष या 65 वर्ष पूरा होने तक कार्यकाल में रह सकते हैं। दोस्तों, हालांकि सरकार ने इनके कार्यकाल को 2 साल कम करने का फैसला किया है। दोस्तों, जिससे वर्तमान सेबी अध्यक्ष कार्यकाल केवल 3 साल तक का है। दोस्तों, आप देखेंगे सेबी के दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE, BSE आदि के काम में पारदर्शिता लाने के लिए सेबी प्राथमिक बाजार, IPO, निवेशक सुरक्षा आदि के लिए अलग अलग दिशा निर्देश पेश करता है। दोस्तों, यह स्टॉक एक्सचेंज के विभिन्न कार्यों के लिए प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे IPO के लिए सेबी के दिशा निर्देश। दोस्तों, कई कंपनी सार्वजनिक रूप से जाना पसंद करती है। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे बिजनेस विस्तार, विविधीकरण, ऋण चुकौती आदि। दोस्तों, IPO के रूप में कंपनी दाखिल करने के लिए सेबी ICDR ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। दोस्तों, जैसे कि नंबर 1 एंट्री नॉर्म्स, लाभप्रदता मार्ग। दोस्तों, IPO के रूप में प्रवेश करने के लिए कंपनी को नीचे दिए मानदंडों को पूरा करना चाहिए। जैसे कि कंपनी के पास लगातार 3 वर्षों तक 1 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए। नेट वास्तविक संपत्ति लगातार 3 वर्षों तक 3 करोड़ से कम नहीं चाहिए। पिछले 3 से 5 वर्षों में औसतन 15 करोड़ का लाभ। सुनिश्चित करें कि इशू साइज का आकार प्री इशू वर्थ के 5 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड देखेंगे, यदि कंपनी विस्तार करने के लिए तैयार है लेकिन ऊपर बताए गए किसी भी दिशा निर्देश को पूरा करने में विफल है तो सेबी कुछ विकल्पों के साथ आता है। दोस्तों, इस गाइडलाइन के अनुसार कंपनी बुक फील्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से जनहित तक एक्सेस प्राप्त कर सकती है, यानी विशिष्ट प्राइस बैंड के साथ एक शेयरधारक की बिल्डिंग को रेगुलेट कर सकता है। यह शेयर मूल्य निर्धारित करने में मदद करता है। दोस्तों, इसके कुल नेट ऑफर का 75% अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता को आवंटित किया जाएगा। दोस्तों, यदि QIB का न्यूनतम सदस्यता मूल्य पूरा नहीं होता है तो कंपनी सदस्यता शुल्क वापस कर देगी। दोस्तों, अब देखेंगे अन्य दिशा निर्देश। कंपनी को IPO के रूप में दायर करने के लिए कंपनी को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट के रूप में जाना जाने वाला ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को दाखिल करना आवश्यक है। दोस्तों, ड्राफ्ट में कंपनी के संपर्क जानकारी, जोखिम से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी, जोखिम के प्रति कंपनी की प्रतिक्रिया और कंपनी के नेतृत्व का विवरण शामिल है। दोस्तों, सेबी ड्राफ्ट की समीक्षा करता है और फिर अंतिम अवलोकन पत्र जारी करता है। किसी मामले में कंपनी IPO यानी बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के 10 करने का वैकल्पिक तरीका चुनती है। सेबी अंतिम अवलोकन पत्र जारी करने के लिए 12 महीने की अवधि लेता है। दोस्तों, IPO के रूप में फाइल करने वाली कंपनी के पास प्रमोटर या कंपनी के किसी भी दायित्व के बिना स्वतंत्र निवेश के रूप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आदि सदस्यता होनी चाहिए। यह अल्पमत शेयरधारकों के हित को सुरक्षित रखने में मदद करता है।
दोस्तों, एक कंपनी जो 100 करोड़ रुपए के इशू के लिए फाइल करती है उसे सेबी के क्षेत्रीय कार्यालयों का ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दाखिल करना चाहिए। दोस्तों, अब देखेंगे प्राथमिक बाजार के लिए सेबी के दिशा निर्देश। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे नई कंपनी जिसने 12 महीने के कमर्शियल ऑपरेशन को पूरा नहीं किया है उसे प्रीमियम पर शेयर के मुद्दे में शामिल होने की अनुमति नहीं होती है। इसके बाद देखेंगे मौजूदा कंपनी द्वारा स्थापित नई कंपनी। दोस्तों, कम से कम 5 वर्षों के लिए लाभ के संदर्भ में एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कोई भी पुरानी कंपनी यदि किसी भी नई कंपनी को बढ़ावा देती है तो नई कंपनी को अपने इशू की कीमत लगाने की अनुमति होती है। इसके बाद देखेंगे प्राइवेट और क्लोजली हेड कंपनियां। दोस्तों, प्राइवेट और क्लोजली हेड कंपनियां जिनके पास कम से कम 3 वर्षों के लिए लाभ कमाने का ट्रैक रिकॉर्ड है उन्हें अपने इशू की स्वतंत्र रूप की कीमत देने की अनुमति है। ये कीमतें जारीकर्ता द्वारा मुख्य प्रबंधक के साथ परामर्श करने निर्धारित की जाएगी। इसका देखेंगे मौजूदा सूचीबद्ध कंपनी। दोस्तों, मौजूदा सूचीबद्ध कंपनी को पहले 100 करोड़ पर 50%, अगले 100 करोड़ पर 40%, यानी 200 करोड़ पर अगले 100 करोड़ पर 30%, यानी 300 करोड़ और शेष राशि पर 15% के प्रमोटर योगदान के साथ बाजार का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र रूप से नई पूंजी जुटाने की अनुमति है। दोस्तों, सार्वजनिक मुद्दे से पहले सेबी को प्रॉस्पेक्ट का एक ड्राफ्ट दिया जाना चाहिए। नई कंपनी के शेयर को आरटीसीआई या किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब देखेंगे निवेशकों के संरक्षण के लिए सेबी के कुछ दिशा निर्देश। दोस्तों, शेयर बाजार को विनियमित करने के अलावा सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा करने में भी शामिल है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ दिशा निर्देश नीचे सूचीबद्ध है, जैसे कि नए मुद्दे। सेबी सार्वजनिक मामलों के लिए निष्पक्ष डिस्क्लोजर की पेशकश के लिए एक विज्ञापन संहिता पेश करता है। साथ ही इशू की लागत को कम करने के लिए अंडरराइटिंग को वैकल्पिक बनाया गया है। दोस्तों, इसके बाद देखें निवेशक शिक्षा। यह निवेशक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है और इसलिए कुछ निवेशकों के संघों में निवेश किया है। दोस्तों, अब देखेंगे क्रेडिट रेटिंग। जो कंपनियां पब्लिक डिपॉजिट को बढ़ाने में शामिल है उन्हें प्राधिकारी अथॉरिटी द्वारा क्रेडिट रेटिंग से गुजरना होगा। यह संगठन की वित्तीय ताकत की पारदर्शिता देता है। क्रेडिट रेटिंग फर्मों से कुछ है, जैसा क्रिसिल, ICRA, देखभाल आदि। दोस्तों, अब देखेंगे सूचना का प्रकटीकरण। सेबी निष्पक्ष रूप से स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पर्याप्त जानकारी और निवेशकों को निवेश के निर्णय में मदद करता है। इसका देखेंगे शिकायतों के लिए व्यवस्था। बोर्ड निवेशकों के शिकायतों का खुलासा करने के लिए एक व्यवस्था करता है। इसके बाद देखेंगे प्रमोटर की जानकारी। प्रमोटर के योगदान के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए जिसका नाम प्रॉस्पेक्ट में लिया गया। इसका देखेंगे आवंटन के दौरान सेबी के प्रतिनिधि की उपस्थिति। किसी भी कंपनी के मुद्दे को देखरेख के मामले में आवंटन प्रक्रिया के दौरान सेबी के प्रतिनिधि को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका देखेंगे निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ। निवेशकों की शिकायतें के निपटने के लिए निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ होना चाहिए। इसका देखेंगे परिश्रम प्रमाण पत्र संलग्न करना। दोस्तों, निवेशकों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए व्यापारी बैंकरों को प्रॉस्पेक्ट के साथ परिश्रम प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। शेयर के मुद्दे की विस्तृत स्थिति जानने के लिए प्रमाण पत्र उपयोगी है। ये प्रमाण पत्र प्रॉस्पेक्ट के गलत विवरण के मामले को दर्ज करने में एक निवेशक के लिए सहायक है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे विज्ञापन कोड। यह एक विज्ञापन कोड प्रदान करता है जिसका पालन कंपनियों निवेशकों को करना चाहिए। दोस्तों, इसका देखेंगे सेबी के अधिनियम क्या है। सेबी रेगुलेशन। दोस्तों, सेबी कानून और विनिमय एक्ट सेबी एक्ट 1952 के अनुसार लागू करता है। सभी कानून का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए जो भारत में शेयर बाजार और अन्य सिक्योरिटी के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज और अन्य सिक्योरिटी पर सभी ट्रेड सुरक्षित और सही तरीके से लिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ संक्षिप्त सेबी कानूनों के नियम के बारे में बताया है, जैसा कि इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी का नियम। दोस्तों, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध रेगुलेशन 2015 के नए नियमों के प्रावधानों को प्रस्तुत करता है जो कि इनसाइडर द्वारा सिक्योरिटीज़ को ट्रेड को प्रतिबंधित करते हैं। साथ ही यह कानूनी ढांचे को मजबूत करता है और इस प्रकार के ट्रेड को में अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, लॉडर नियम। सेबी लॉडर लिस्टिंग और अपग्रेडेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विनियम भारत के स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अनिवार्य अनुपालन से निपटने का प्रावधान प्रदान करता है। इसका देखेंगे ICDR नियम। सेबी ICDR इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विनियम 2009 में पेश किया गया था। यह भारत की सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए पूंजी और खुलासे के संबंधित मामले से निपटने के प्रावधान नियंत्रित करता है। दोस्तों, ये विनियम सूचीबद्ध कंपनी और निवेशकों को दोनों के लिए ट्रेड को सुरक्षित, सही और लाभकारी बनाने के लिए है। दोस्तों, सेबी SAST नियम। सेबी SAST
सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेकओवर नियम 2011 को स्टॉक और अधिग्रहण की कानूनी और रिकवरी के संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों अब देखेंगे सेबी के हेल्पलाइन नंबर। दोस्तों सेबी ने निवेशकों के हितों के ध्यान में रखते हुए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसमें आम जनता टोल फ्री नंबर 1800266757 या 1800227575 पर कॉल करके सिक्योरिटीज़ मार्केट से संबंधित प्रश्न पूछ सकती है। दोस्तों ये टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा पूरे भारत में निवेशकों के लिए उपलब्ध है। ये सेवा 8 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ शामिल है। दोस्तों टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा 9 बजे से 6 बजे तक सभी दिन पर उपलब्ध है। दोस्तों इसके अलावा आप 26449199 या 404.9188 या 404.9199 पर भी संपर्क कर सकते हैं या sebi@sebi.gov.in इस पर ईमेल भेज सकते हैं। दोस्तों हेल्पलाइन नंबर पर उपलब्ध सेवाएं। दोस्तों निवेशकों को निम्नलिखित सेवाएं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है, जैसा कि कंपनियों का स्टेटस। आप लिस्टेड या बिना लिस्टेड लिस्टिंग से हटाई गई कंपनी की स्टेटस के बारे में जान सकते हैं और आप किसी विलय हुए कंपनी का नाम भी जान सकते हैं और किसी लिस्टेड कंपनी रजिस्टर के शेयर ट्रांसफर का एजेंट विवरण पूछ सकते हैं। सेबी के विभिन्न पंजीकृत मध्यस्थों के नाम और पते पर विवरण और सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सेबी द्वारा की गई नियामक कार्रवाई की जानकारी के बारे में पूछ सकते हैं। डिविडेंड, बोनस, राइट इशू आदि जैसे कॉर्पोरेट कार्रवाई के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सेबी के पास शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। सेबी के पास दर्ज शिकायत की स्थिति को जान सकते हैं। दोस्तों अब देखेंगे इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष। दोस्तों सेबी को ट्रेडिंग में निष्पक्षता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। सेबी की स्थापना के बाद से ही यह सुधार लाने के लिए नए कानूनों और नियमों को पेश कर रहा है। दोस्तों यह स्टॉक मार्केट को अपग्रेड करता है और इसे ट्रेडिंग के लिए अधिक सुरक्षित और आदर्श बनाता है। दोस्तों बीते वर्ष के दौरान ट्रेडिंग मार्केट में सबसे अच्छा बदलाव फिजिकल ट्रेडिंग के जगह इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग का आना है। दोस्तों इसके अलावा यह शेयर बाजार की नियामक प्रणाली को मजबूत करता है। यह भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट में मजबूती प्रदान करता है, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की और अधिक निवेशकों को आकर्षित करता है। दोस्तों साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में भी शामिल व्यवसाय के नियमों में इसकी भूमिका ट्रेड में निवेशकों के हितों की रक्षा करती है। दोस्तों अंत में सेबी एक शक्तिशाली निकाय है जो स्टॉक एक्सचेंज और पूंजी बाजार में धोखाधड़ी के जोखिम को कम करता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक धन्यवाद।